नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन कहा गया द प्राइमरी सोर्स फॉर मुगल एग्रीगेरियन हिस्ट्री इज। तो जो एग्रीकल्चरल हिस्ट्री है मुगल की, इसके बारे में हम लोग को प्राइमरी सोर्स कैसे पता चलता है इसके बारे में ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आईने अकबरी से पता चलता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ऑथर ऑफ आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया। थर्ड कह रहा है आईने अकबरी इज पार्ट ऑफ। तो आईने अकबरी किसका पार्ट है? अकबरनामा का पार्ट है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द टर्म रैयत रिफर्स टू। अब रैयत जो है इसका मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स। तो जो पीजेंट्स होते थे उन्हीं को रैयत कहा जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है द जमींदार वर। अब जमींदार जो थे ये क्या थे? मतलब ये कौन हुआ करते थे? किंग के रिलेटिव होते थे? नहीं। हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स होते थे? इंटरमीडियरीज होते थे? यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मुगल स्टेट वाज। अब मुगल एम्पायर में जो मेन सोर्स था रेवेन्यू का, सारा पैसा जो आता था ज्यादातर उसमें से कहाँ से आता था? लैंड रेवेन्यू से आता था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब एग्रीकल्चरल टैक्स होता था जिससे पैसा आता था। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज। अब देखिए अकबर के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते हैं? जब्त सिस्टम कहते हैं। और मेनली जब्त सिस्टम कौन लेके आया था? तो टोडर मल जो थे ये लेके आए थे। ठीक है। इसमें मेनली क्या होता था, पहले लैंड पे जाके इन्वेस्टिगेशन जो भी जांच वांच होती थी कि कितना उसमें प्रोड्यूस होगा, 10 साल तक उसका एवरेज लिया जाता था, फिर उसके हिसाब से उसमें टैक्सेस लगाए जाते थे। तो ये पूरा है जब्त सिस्टम। द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर एट लोकल लेवल वॉज कॉल्ड। तो लोकल लेवल पे जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर था उसको क्या कहा जाता था? ये आपको बताना है। तो इसको आमिल कहा जाता था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ये लैंड रेवेन्यू ऑफिसर था कौन से लेवल पे? लोकल लेवल पे। नाइन्थ पे आते हैं द टर्म पोलाज रिफर्स टू। तो देखिए पोलज या पोलाज की अगर बात करी जाए तो ये क्या है? ये जो है, अगर पोलाज की बात करी जाएगी तो पोलाज क्या है? तो लैंड कल्टीवेटेड एवरी ईयर। तो हर साल, तो जो लैंड हर साल कल्टीवेट होता था उसी को क्या कहते हैं? पोलाज कहते हैं। ठीक है। द टर्म परौती या पाराउती जो है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पाराउती का मतलब होता है फैलो लैंड। जो लैंड छोड़ दिया जाता था रिकवरी के लिए उसी को ही पाराउती कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है द एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर कॉल्ड। एग्रीकल्चरल लेबर्स जो थे इनको क्या कहा जाता था, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो इनको मेनली मजदूर कहते थे एग्रीकल्चरल लेबर्स को, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खुदा खास्ता पीजेंट्स वर। अब देखिए खुदा खास्ता जो पीजेंट्स थे ये कौन हुआ करते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली रेजिडेंट कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। खुद कश्त कह सकते हैं, खुदा खास्ता तो नहीं कहेंगे, खुद कश्त है ये। ठीक है। खुद कश्त मतलब रेजिडेंट कल्टीवेटर्स। आगे बढ़ते हैं। पही कश्त जो है पीजेंट्स, ये कौन हुआ करते थे, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो पही कश्त का मतलब है जो नॉन रेजिडेंट पीजेंट्स थे, जो मतलब दूसरी जगह से आए थे, माइग्रेट होके आए थे, उनको पही कश्त पीजेंट्स कहा जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रिटन बाय हेरिडिटरी एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड। अब देखिए हेरिडिटरी एक्सपर्ट्स होते थे जिन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लिखा था। इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लिखने वाले हेरिडिटरी एक्सपर्ट्स को क्या कहा जाता है? तो इनको कानूनगो रिकॉर्ड्स कहा जाता है। मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स को कानूनगो रिकॉर्ड्स कहा जाता है। द मुगल क्रॉप ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस वाज। तो मुगल टाइम पे ऐसा क्रॉप जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वो था वीट। ठीक है। राइस नहीं थी, याद रखिएगा, वीट था, तो डी ऑप्शन सही है। कैश क्रॉप एक्सटेंसिवली ग्रोन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो मुगल के शासनकाल में या टाइम पीरियड में कौन सा कैश क्रॉप सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता था? कॉटन भी था, टोबैको भी था, इंडिगो भी था, तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। जोतेदार्स वर पावरफुल पीजेंट्स मेनली इन। अब जोतेदार जो थे वो बहुत ही पावरफुल पीजेंट्स होते थे। ये किस एरिया की बात हो रही है? तो मेनली आपको ये बंगाल में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। द विलेज हेडमैन पीजेंट लीडर वॉज कॉल्ड। देखिए जो विलेज हेडमैन था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है। ऐसा मुगल टाइम पे बात हो रही है, तो मुकद्दम मतलब क्या है? विलेज हेडमैन। ठीक है।
अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर वाज, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो कौन थे? वो टोडरमल जी थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म बटाई मींस पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। बटाई का मतलब क्या होता है? बटाई का मतलब होता है रेवेन्यू पे करी जाएगी, लेकिन काइंड में पे करी जाएगी। काइंड का मतलब शेयर ऑफ प्रोड्यूस। जैसे प्रोडक्शन हुआ, मान के चलिए 100 क्विंटल का राइस का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, या वीट का प्रोडक्शन हुआ, तो इसमें हो सकता है 30 क्विंटल जो है ये एम्पायर को देना पड़े। इसी को कहते हैं क्या? शेयर ऑफ प्रोड्यूस। द सिस्टम वेयर प्रोड्यूस वॉज डिवाइडेड आफ्टर हार्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछ रहा है। द सिस्टम वेयर प्रोड्यूस वाज डिवाइडेड आफ्टर हार्वेस्ट। तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता था? जो प्रोड्यूस होता था उसको डिवाइड कर दिया जाता था, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बटाई कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 कहा गया इन द जब्ती सिस्टम रेवेन्यू वाज एक्सेस्ड बेस्ड ऑन। जब्ती सिस्टम के केस में आपको बताना जो रेवेन्यू थी उसको किस हिसाब से एक्सेस किया जाता था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मेजरमेंट होता था लैंड का, उसके हिसाब से रेवेन्यू बताई जाती थी कितनी पड़ेगी। द डेक्कन रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। अब डेक्कन में जो रेवेन्यू सिस्टम थी इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे नसक। ठीक है, नसक विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द रीजन रेफर टू एज द्वाब लाइज बिटवीन। अब देखिए द्वाब जो रीजन है वो मेनली कौन सी जगह में लाई करता था? तो गंगा यमुना के रीजन, मतलब गंगा यमुना, जैसे गंगा मान के चलिए ये बह रही है, ये यमुना बह रही है, तो इस रीजन को क्या कहा जाएगा? द्वाब कहा जाएगा। तो गंगा यमुना का द्वाब हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। द मुगल टर्म फॉर फमीन वॉज। फमीन के लिए जो मुगल टर्म है वो क्या कहलाता है? तो दुर्भिक्ष। ठीक है, दुर्भिक्ष को ही फमीन कहा जाता है, जिसको एक तरीके से ऐसी एक कंडीशन हो जाती है जिसमें सूखा पड़ जाता है। ठीक है, दुर्भिक्ष इसको कहते हैं। पीजेंट्स रिवोल्टेड मोस्टली ड्यू टू। पीजेंट्स मेनली किस चीज के लिए रिवोल्ट किया था? तो हाई रेवेन्यू डिमांड करी जाती थी मुगल एम्पायर से, इसी वजह से पीजेंट जो थे वो रिवोल्ट करते थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच कम्युनिटी लेड सेवरल पीजेंट रिवोल्ट। तो कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जिसने बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट किए थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पीजेंट रिवोल्ट सबसे ज्यादा किसने किए हैं? तो जाट्स ने किए हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28th क्वेश्चन कह रहा है द पीजेंट हु पेड रेंट टू जमींदार्स वर कॉल्ड। तो ऐसे पीजेंट जो रेंट देते थे जमींदार को, ऐसे पीजेंट्स को क्या कहते थे? तो ऐसे पीजेंट्स को कहते थे मुजारियां। ठीक है, तो मुजारियां इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। द विलेज अकाउंटेंट वॉज नोन एज। तो जो विलेज का अकाउंटेंट होता था इसको क्या कहते थे? पटवारी कहते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30th क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट फर्टाइल रीजन अंडर मुगल्स वॉज। तो मुगल के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन जो था वो कौन सा था? तो बंगाल उस समय सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन हुआ करता था। तो सी ऑप्शन सही है। द टर्म खालिसा रिफर्स टू। देखिए खालसा या खालिसा की बात अगर करी जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड डायरेक्टली अंडर एम्परर। तो खालसा का मतलब या खालसा का मतलब है एक ऐसा लैंड एरिया जो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होगा? एम्परर के कंट्रोल में होगा, मतलब मुगल एम्परर के कंट्रोल में होगा। ठीक है, उस समय के टाइम पे देख, मुगल टाइम पे देखा जाए तो अवेल्दी जमींदार वॉज नोन एज। तो देखिए कोई ऐसा जमींदार जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होता था, वेल्दी होता था, इसी को तालुकदार कहते थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जमींदार डिराइव्ड पावर फ्रॉम। अब जमींदार जो थे उन्होंने पावर मतलब उनको पावर जो मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? तो कंट्रोल ओवर पीजेंट्री से, पीजेंट्री से पावर मिलती थी। ओनरशिप थी लैंड की, उससे पावर मिलती थी। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन। तो अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था पूरी तरीके से कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था गुजरात में और दोआब रीजन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35th कह रहा है मुगल ऑफिशियल हु चेक लैंड मेजरमेंट वाज कॉल्ड। देखिए लैंड को मेजर करने का काम जो चेक करता था मुगल ऑफिशियल, उसको क्या कहते थे? उसको आमीन कहते थे। ठीक है, अमीन या आमीन आप समझेंगे, मतलब आमीन नहीं, अमील। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, अमील नहीं होगा इसमें, आमीन होगा। ठीक है, या अमीन होगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, बी नहीं सही है, अमील नहीं सही है, अमीन है। ठीक है, तो जो लैंड मेजरमेंट को चेक करता है उसका नाम क्या था? अमीन था, आमीन कहते थे उसको। अबुल फजल रिफर्स टू पीजेंट्स एज। तो अबुल फजल ने पीजेंट्स को क्या बताया है, किस रूप में बताया है? तो एक तरीके से इन्होंने बताया पाइवोट ऑफ एम्पायर के रूप में बताया है अबुल फजल ने पीजेंट्स को, क्योंकि बहुत सारा जो लैंड रेवेन्यू था वो यहीं से आता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है। जमींदार कलेक्शन वाज डिस्क्राइब्ड एज। तो जमींदारों का जो कलेक्शन था
मतलब जो भी वो कलेक्ट करते थे लैंड, उसको क्या किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ये बताना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी ऑप्रेसिव हो जाता था, ये बताया गया है इसमें। मदद ए मार्श वाज़ अ टाइप ऑफ। अब मदद ए मार्श का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये टैक्स फ्री, रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट होती थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 38th क्वेश्चन में। 39th क्वेश्चन कह रहा है खराज रिफर्स टू, खराज जो है इसका मतलब क्या होता है? खराज का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 40th क्वेश्चन कह रहा है मुगल टर्म फॉर शेयर क्रॉपर्स वाज। तो शेयर क्रॉपर के लिए जो मुगल टर्म है उसको क्या मतलब, शेयर क्रॉपर्स कौन हुआ करते थे मुगल में, मुगल टाइम पे इसको क्या कहते थे शेयर क्रॉपर्स को? तो ये मुजारियंस कहा जाता था। तो सी ऑप्शन सही है। पीजेंट्स ऑफन रेजिस्टेड रेवेन्यू कलेक्टर्स बाय। देखिए पीजेंट्स ने मेनली कभी कभी क्या किया है, रेवेन्यू कलेक्टर्स को रेजिस्ट किया है। तो कैसे रेजिस्ट करते थे पीजेंट्स? तो गांव छोड़ देते थे, राइट करते थे, रिफ्यूज करते थे वर्क करने के लिए। तो इसमें टी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी इसके तरीके थे। द सिस्टम ऑफ डायरेक्टली डीलिंग विद पीजेंट्स वाज मोस्ट लाइक द लेटर डैश। तो ये क्या था इसमें, रैयतवारी सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कैश क्रॉप इंक्रीज्ड बिकॉज। अब कैश क्रॉप क्यों इंक्रीज होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कैश क्रॉप का इंक्रीमेंट यहाँ क्यों देखने को मिलता है? तो मुगल टाइम पे डिमांड थी, कॉमर्शलाइजेशन था इसका, ओवरसीज ट्रेड, बाहर ट्रेड किया जाता था। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द हाईएस्ट रेवेन्यू पेइंग क्रॉप अंडर मुगल वॉज। तो मुगल के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता था वो किस क्रॉप से आता था, ये बताना है। तो मेनली शुगर केन से आता था। तो डी ऑप्शन सही है। द जमींदार्स हाउस वॉज कॉल्ड। अब देखिए जमींदार का जो घर था वो क्या कहलाता था? इसी को हवेली कहते थे। तो जमींदार के घर को क्या कहता था? हवेली कहा जाता था। पीजेंट्स टूल वर जनरली मेड ऑफ। अब देखिए पीजेंट के जो टूल्स थे वो किसके बने हुए होते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। आयरन के बने होते थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच यूरोपियन ट्रैवलर डिस्क्राइब मुगल एग्रीकल्चर। अब देखिए मुगल के एग्रीकल्चर को किस यूरोपियन ट्रैवलर ने डिस्क्राइब किया है, ये यहाँ पर बताना है। तो मेनली बर्नियर ने डिस्क्राइब किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द लार्जेस्ट मुगल रिवेन्यू सर्कल वॉज। तो सबसे बड़ा रिवेन्यू सर्कल जो मुगल का एम्पायर का था वो कौन सा था, ये बताना है। तो मेनली बंगाल था। ठीक है, बंगाल जो था वो लार्जेस्ट सर्कल था रेवेन्यू का। पीजेंट्स वर ऑल्सो कॉल्ड। अब पीजेंट्स को और क्या कहा जाता था? ठीक है, तो पीजेंट्स को अगर आप देखेंगे तो रियाया कहा जाता था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मजदूर मतलब रियाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है मुगल एग्रेरियन सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मुगल के एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो थी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? तो स्ट्रॉन्ग पीजेंट जमींदार रिलेशन था, सही है। हाई मोबिलिटी थी, ये भी सही है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए।